गुड मॉर्निंग माय डियर चिल्ड्रन। आज का हमारा लेसन है बोली। बोली शब्द आप अपने आप में समझ गए होंगे बोली का क्या मतलब होता है। बोली का मतलब बोली। बोली का मतलब सिंपलटन, जो बिल्कुल सिंपल सी एक लड़की होती है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं बिल्कुल भोले भाले, कुछ लोग भी भोले भाले होते हैं जो हर क्रिया पर प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते हैं। कुछ भी कह लो तो बर्दाश्त कर लेते हैं। कुछ बड़े तेज होते हैं, जरा सा कह के दिखा दो उनको, बस हाँ ऐसा जवाब देते हैं पूछो मत। और कुछ ऐसे सीधे साधे होते हैं बिल्कुल भोले भाले, जो हर किसी बात का बुरा नहीं मानते। कुछ भी कह दो तो कर लेते हैं, ज्यादा ध्यान नहीं देते चीजों के ऊपर। ऐसे लोग होते हैं कुछ। यहाँ पर ये एक जो लेसन है, इसका नाम है भोली। बहुत अच्छा लेसन है, सीख देने वाला लेसन है। अटेंडेंस करूंगा मैं लास्ट में, आज ध्यान रख लेना। और अटेंडेंस में अगर कोई चला गया ना आज पहले, तो सच बता रहा हूं मैं, कल उसको नहीं पढ़ाऊंगा मैं। सुन लेना अच्छे तरीके से आप। अच्छा नहीं लगता ना ऐसे, थोड़ा सा समझिए आप भी इस बात को जरा। आप मुझे पढ़ा रहे हो और मैं ऐसे बीच में छोड़ के चला जाऊं तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। लगेगा क्या, बता दो आप। ये थोड़ा डिसिप्लिन होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए, चाहे हम कहीं भी हो। लाइफ में हर जगह डिसिप्लिन होना चाहिए। मतलब कहीं हम रहना चाहिए लाइफ के अंदर, बिना डिसिप्लिन के क्या लाइफ है मतलब। मुझे नहीं लगता कि अच्छी चीज है वो। हाँ आपको कोई इमरजेंसी काम है तो आप बता के जाइए। कल प्रियांशु गया था तो मुझे बता के गया था, सर ऐसी ऐसी बात है, सांप वाप निकल रहे हैं हमारे इधर, तो हम चले जाए क्या। हमने कहा चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो बता के जाओ, आप जाना है तो ये क्या मतलब हुआ आप बिना बताए चले गए आप। कोई भी बात है, कोई भी काम है, तो मैं भी समझता हूँ कि भाई ऐसी कोई प्रॉब्लम हो सकती है आपके सामने, तो आप बताया तो सही कम से कम। और अनुशासन ही नहीं सीखा आपने तो फिर क्या सीखा जिंदगी में। चलिए, तो ये एक लेसन है बोली, और इसके राइटर हैं ख्वाजा अहमद अब्बास। 1914 में इनका जन्म हुआ था और 1987 में इनकी डेथ हो गई थी। बहुत ही प्रसिद्ध भारतीय लेखक हैं, उपन्यासकार हैं, पत्रकार थे, सॉरी है नहीं थे, क्योंकि अब तो इनकी डेथ हो गई। और फिल्म डायरेक्टर भी रहे हैं ये, जिनको के ए अब्बास के नाम से जाना जाता है। और कुछ फिल्में भी इनकी आई होंगी, जरूर निश्चित रूप से। अब्बास, के ए अब्बास, शायद मुझे भी थोड़ा थोड़ा सा ध्यान आ रहा है। फिल्म डायरेक्टर भी रहे हैं ये। अब फिल्म कौन सी आई है इनकी ये तो मुझे थोड़ा सा कम ध्यान है। और इनका जो पहला जो आर्टिकल था जो पब्लिश हुआ था, वो बच्चों की एक पत्रिका के अंदर प्रकाशित हुआ था, और उसका नाम था फूल। यानी कि बच्चों को भी फूल की तरह ही माना जाता है, आप भी फूल जैसे ही हो। अब्बास वाज अवॉर्डेड पद्मश्री बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1969। और अब्बास जो है, के अब्बास, इनको पद्मश्री जो अपना पुरस्कार है, भारत के जो प्रतिष्ठित पुरस्कार हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, मैंने आपको बताया था लोटस वाली जब हमने पोएम पढ़ी थी तो इनको भी पद्मश्री नाम के पुरस्कार से भारतीय सरकार के द्वारा पुरस्कृत किया गया था 1969 में। मैंने थोड़ा सा राइटर के बारे में आपको बताया। अब हम बात कर रहे हैं जरा इस कहानी के बारे में, जो भोली जो कहानी है जो इन्होंने लिखी है। ये एक लड़की की कहानी है, छोटी सी बच्ची है। अब तो खैर वो बड़ी हो गई है, पर एक छोटी बच्ची है जिसका नाम, नाम तो इसका कुछ और है। नाम उसका भोली नहीं है, उसका नाम है सुलेखा। लेकिन ये बच्ची बड़ी सीधी सादी है, बड़ी भोली है, इसलिए इसका नाम भोली पड़ गया। इसके बचपन से ही इसका नाम भोली पड़ गया। और अब ये जो बच्ची है, थोड़ा सा इसके चेहरे के ऊपर दाग हैं, चेचक। और हकलाती है बोलते समय।
इसके जो पिताजी हैं वो नंबरदार हैं गांव के, और उनकी बेटी है ये, और उनकी सबसे छोटी बेटी है ये। सर नंबरदार क्या होता है? नंबरदार बेटा ऐसे होते हैं गांव में, जो आप ऐसे मान के चलिए कि अब तो खैर नहीं होती है ये पोस्ट, पर पहले गांवों के अंदर जो इस सरकार की तरफ से नियुक्त किए जाते थे, एक प्रकार से आप ये मान लीजिए, और बहुत पहले की बात है, जब ये टैक्स वगैरह कलेक्ट करने का काम, या मतलब गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते थे एक तरीके से नंबरदार, जैसे पंच सरपंच होते हैं उसी तरीके से ये भी होते थे। तो ये होते थे नंबरदार। तो उनकी बेटी है ये, मतलब बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति होते थे गांव के अंदर। उनकी बेटी है ये, और सबसे छोटी बेटी है ये, चौथे नंबर की। अब बाकी बेटियों की तो शादी हो गई। अब चूंकि ये बचपन से ही, एक्चुअली हुआ क्या था कि ये जब ये छोटी थी बहुत, तो ये चारपाई से गिर गई थी नीचे। तो चारपाई से नीचे गिरने की वजह से इसके दिमाग में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई कि हकलाने लग गई। थोड़ा समझती भी कम थी, है ना, तो थोड़ी सी मेंटली थोड़ा सा वीक रह गई है। अच्छा, इसके बाद फिर क्या हुआ कि इसके जो है, इसके वो हो गई चेचक। चेचक मतलब आप ऐसे मानिए, जो एक माता होती है, जो अपनी छोटी माता बड़ी माता, तो ये हो गई इसको चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स। बिल्कुल, यू आर राइट। तो उसकी वजह से अब वो चेहरे के ऊपर क्या, पूरी बॉडी के ऊपर वो निशान रह गए इसके। अच्छा, फिर इसके अलावा इसके साथ एक प्रॉब्लम क्या हो गई, हकलाती भी थी ये बोलने में। हकलाना समझते हो ना आप? हैं? तुतलाना। तुतलाना अलग तुतलाना चीज है, तुतलाना अलग चीज होता है। सर अटक अटक के बोलते हैं। अटक अटक के बोलना। हाँ। तुतलाना अलग चीज। तुतलाने में तो तेला नाम क्या है, इसको तुतलाना कहते हैं। तो तेरा नाम क्या 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 है, इसको हकलाना बोलते हैं। समझ में आ गया आपको अंतर? तो ये हकलाती भी थी, और इसके चेहरे के ऊपर भी चिकन पॉक्स के दाग थे, स्मॉल पॉक्स कह दीजिए, और थोड़ी सीधी सादी भी थी ये। तो इसलिए सीधी सादी थी तो इसका नाम बोली पड़ गया। इसकी तरफ कोई ध्यान भी नहीं देता था घर में। ये चूंकि सबसे छोटी थी और मानसिक रूप से भी थोड़ी सी पिछड़ी हुई थी, हकलाती थी, तो घर में इसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया जाता था। बाकी बहनों को तो, अच्छा, पढ़ाने का तो उस समय यह था कि लड़कियों को स्कूल भेजा ही नहीं जाता था। जिस समय की ये बात है, जिस समय की ये कहानी लिखी गई है, उस समय की जो के अब्बास ने लिखी है, निश्चित रूप से 1987 में तो इनकी डेथ हो गई थी। तो 1987 से पहले की लिखी हुई कहानी है, 1914 के बाद और 1987 से पहले की लिखी हुई कहानी है। उस समय लड़कियों को भी बहुत कम स्कूल में भेजा जाता था पढ़ने के लिए। अब और भी लड़कियां थी, लेकिन उन लड़कियों की तो शादी वादी हो गई। एक आध की हो गई, एक आध रह गई। बच्चे जो थे, लड़के जो थे, उनको पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया। अब ये लड़की जो थी, ये सबसे छोटी, चूंकि ये मैंने आपको बताया इसके साथ में कई तरीके की प्रॉब्लम्स थी, तो घर वाले भी इसकी तरफ ध्यान नहीं देते थे। गंदी संदी रहती थी, कपड़े अपड़े भी इसके गंदे संदे से रहते थे, कोई इसकी तरफ खास ध्यान नहीं दिया जाता था। पढ़ाने का तो उस समय लड़कियों को कुछ था ही नहीं, लड़कियों को पढ़ने के लिए भेजा नहीं जाता था। तो एक दिन उस गांव के अंदर जमींदार साहब आए, तहसीलदार साहब। तहसीलदार साहब आए, और तहसीलदार साहब ने आकर के, और स्कूल खुलने वाला था गांव में एक। तो तहसीलदार साहब ने नंबरदार को कहा कि भाई, तुम तो इस गांव के नंबरदार हो, तुम्हारी लड़कियां हैं, तो तुम अपनी लड़कियों को स्कूल भेजा करो, और
तुम अगर भेजोगे अपनी लड़कियों को तो और लोग भी अपनी लड़कियों को भेजेंगे शिक्षा का प्रोत्साहन देने के लिए। अब उस जमाने में ऐसी सोच एक बनी हुई थी कि लड़कियों को अगर हम पढ़ने के लिए भेजेंगे तो उनकी शादी कैसे होगी, फिर लोग क्या कहेंगे, ऐसी सोच थी समाज के अंदर। थोड़ा सा पिछड़ी सोच थी। क्या कारण रहे, क्या रहे, ये कभी बाद में डिस्कशन करेंगे अपन, अभी नहीं। तो वो उन्होंने कहा ठीक है साहब। अब जब तहसीलदार साहब ने कह दिया कि भाई भेजो अपनी लड़कियों को पढ़ने के लिए, तो अब नंबरदार कैसे तहसीलदार साहब की बात को टाल दे। तो रात को बैठे बैठे वो बातचीत कर रहा था अपनी पत्नी से नंबरदार कि भाई क्या करें, तहसीलदार साहब ने कहा है स्कूल भेजने के लिए बच्चियों को, तो भाई भेजें। तो जो तहसीलदार, उसकी नंबरदार की जो पत्नी थी, उसने कहा दिमाग खराब हो गया है क्या, कोई नहीं भेजेंगे हम अपनी बच्चियों को। उन्होंने कहा नहीं, अब तहसीलदार साहब ने कहा है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो फिर उसकी पत्नी ने समझाया कि ऐसा करो, ये जो अपनी लड़की है छोटी छोटी, जिसका नाम सुलेखा है, ये तो, इसकी तो ब्याह शादी तो वैसे नहीं होना इसका, क्योंकि ये तो वैसे ही मंदबुद्धि है, चेहरे के ऊपर इसके दाग हैं, हकलाती है, कौन शादी करेगा इससे। ऐसा करो, इसको भेज दो स्कूल, तो तुम्हारी बात भी रह जाएगी और ये हो जाएगा। तो नंबरदार ने कहा चलो ये ठीक है। तो नंबरदार दूसरे दिन तैयार करके अपनी उस बच्ची को स्कूल ले गया और वो पढ़ने लग गई। एक तो इसका ये हिस्सा है, स्कूल जाने लग गई, वो पढ़ने लग गई। वहां पर उसको एक टीचर मिल गई अच्छी सी। शुरू शुरू में तो बड़ा अनईजी फील हुआ उसको, लेकिन धीरे धीरे वो, उसका मन लग गया स्कूल में लड़की का, और वो पढ़ने लग गई, वो पढ़ लिख ली। एक बात तो ये हो गई। और धीरे धीरे उसकी टीचर ने कोशिश की उसके साथ, तो उसकी समझ भी बढ़ती चली गई, उसका हकलाना भी खत्म हो गया, सारी बातें हो गई। अब बात आई उसकी शादी की कि भाई अब बच्ची है, लड़की है, तो इसकी शादी करें। तो उसकी शादी के लिए उसके पिता ने और माता ने एक ऐसा वर चुना जो उस लड़की से बहुत बड़ा था। मतलब वो जो वर ऐसा था जो उस लड़की के पिता के बराबर। अब देखिए आप जरा बात यहां पर, लड़की के पिता के बराबर व्यक्ति से उसकी शादी करवाने की बात उन्होंने सोची। कोई था एक व्यक्ति पास के गांव का, और ये जो व्यक्ति था जो पास के गांव का था, ये अच्छा है कि इसकी दुकान उकान थी, कोई पैसे वाला था, लेकिन लंगड़ा था ये। और दूसरी बात ये कि उस लंगड़े व्यक्ति की जो, जिसका नाम था शायद विशंबर दयाल, शायद यही नाम रहा होगा, ध्यान नहीं है अब तो, मेरे को 1 साल हो गया पढ़ाए हुए। कोई बात नहीं, नाम तो अपन बाद में भी देख लेंगे जब अपन लेसन पढ़ेंगे। तो ये लंगड़ा था व्यक्ति, और इसकी शादी जो है, पहले भी इसकी शादी हो गई थी, इसकी पत्नी मर गई थी और इसके बच्चे भी थे। तो इसके माता पिता ने, भोली के माता पिता ने को पता चला, और इस तरीके से तो उस व्यक्ति से इसका रिश्ता कर दिया। और हालांकि पति पत्नी ने जब रात में बात की कि भाई देखो ऐसे है ऐसे है, पत्नी ने जब बताया अपनी पत्नी को कि देखो एक रिश्ता है, और वो व्यक्ति उम्र में तो काफी बड़ा है अपनी बेटी से, लेकिन जो है पैसे वाला है, और वैसे तो लंगड़ा है वो, लेकिन शादीशुदा है, पर उसकी पत्नी तो है नहीं, बच्चे हैं उसके, तो क्या करें। तो उसकी पत्नी ने जो, मतलब भोली की माँ ने अपने पति से कहा कि ठीक है कर दो तुम, तो क्या दिक्कत है, और वैसे भी इसकी, इससे शादी कौन करेगा, और ये क्या समझती तो है नहीं कुछ, ये तो वैसे ही आधी पागल है, कर दो। तो ये सब बातें भोली सुन रही थी बाहर अपनी चारपाई के ऊपर लेटी हुई, जब अपने माता पिता की बात करते हुए। तो समझदार हो गई थी वो थोड़ी सी, लेकिन उसने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, क्योंकि हमारे यहाँ एक परंपरा है कि माँ बाप जैसे रिश्ता कर देते हैं बेटे बेटियों का, तो बेटे बेटी उस पर ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं, ये एक संस्कार है हमारे यहाँ के। कुछ तो आजकल खैर ऐसे हो गए हैं बदमाश जो नहीं मानते हैं, नहीं मैं तो अपनी पसंद की से ही करूंगा, मैंने तो पहले ही देख रखी है। उनके भी 2 4 लपड़ थप्पड़ लगते हैं तो सब भूल जाते हैं देखना करना। तो अपने संस्कार नहीं है ऐसे, ये काम अपने माता पिता ही करते हैं, रिश्ते बनाने का और करने का, कि भैया ठीक है, हाँ भाई हो गया, देख लिया भाई तेरे लिए हो गई, ठीक है। आजकल तो फिर भी दिखा देते हैं कि चल देख ले लड़की को, लड़के को देख ले,
और एक जमाने में तो पता ही नहीं चलता था, घर आके बताते थे बस, क्या भाई छोरा तेरी सगाई तय कर दी हमने उसके साथ, फला के साथ, इतनी तारीख को शादी है, कहीं गायब मत हो जाना, यही रहना। तो वो संस्कार है कुछ ऐसे अपने परिवारों के, कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं करता इसके ऊपर। तो उसी के हिसाब से उस लड़की ने जब सुना तो उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ कि ठीक है मेरे माँ बाप हैं, जो कर रहे हैं मेरे लिए अच्छा ही कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है साहब। अब वो शादी वाला दिन आ गया, शादी का समय आ गया, बारात आ गई। बारात बड़े धूमधाम से आई क्योंकि पैसे वाला था विशंबर दयाल, तो बारात बड़े धूमधाम से। नंबरदार के पास भी पैसे की कमी नहीं थी, नंबरदार ने भी खूब दिल खोल के पैसा खर्च किया कि चलो, मेरी तो उम्मीद ही नहीं थी कि मेरी इस बेटी की शादी होगी, और अब आज इस बेटी की शादी हो रही है तो अच्छा है यार, आखिरी बेटी है अब ये। उसने भी खूब पैसा खर्च किया। उसकी जो बड़ी बहनें थी भोली की, उनको बड़ी जलन हुई कि देखो कैसा भाग्य है इसका, कितना पैसे वाला इसको पति मिला है, और कितना इसका शादी धूमधाम से हो रही है। पर ये तो खैर भाग्य की बात है। खैर शादी हो गई, माला वाला डालने का टाइम आया, फेरे वेरों के टाइम पे जब जैसे होते हैं, आपको मालूम ही है, आप तो सब समझते हो। शादी थोड़ी हुई है आप लोगों की अभी, नहीं शादी तो नहीं हुई आप लोगों की, लेकिन आपने अभी नहीं हुई शादियां सर। तो बहुत देखी हैं। माला कैसे जी डलती है, जी। वरमाला कैसे डलती है, और यस सर। फेरे कैसे होते हैं, देखे तो है ना आपने। यस सर, देखे ना हाँ, रात को। शादी नहीं की तो क्या हुआ, बारात तो की है ना खूब आपने, बारातों में तो गए ही हो आप। अरे अरे यस सर, खूब खूब नाचा जाते है। हो आप यस तो, सर। शादियों में तो खूब सर। जाते हो आप, आपके कोई ऐसे कोई यस दिक्कत सर। थोड़ी, मजे से 6-6 दिन की छुट्टियां और कर क्या। लेते हो आप। मेरे मामा की शादी है साहब, मैं स्कूल नहीं आऊँ 15 दिन तक अब। अच्छा भाई मेरे चाचा जी की शादी है और अब मेरे को जाना है, आप ऐसे खूब करते हो आप लोग। तो जब वो माला वाला डालने का टाइम आया, तब देखिए जरा क्लाइमैक्स आ गया स्टोरी का। तो बिशंबर को पता नहीं था कि इसके चेहरे के ऊपर इस प्रकार से ये चेचक के दाग हैं। और जब माला डालने का टाइम आया, तो माला डालने का टाइम जब आया तो उसके जो घूंघट था उसका, लड़की का, उसको थोड़ा सा हटाया गया। तो उस बिशंबर दयाल ने, वो जो दूल्हा था उसका, उसने उसकी शक्ल देख ली, और उसकी शक्ल के ऊपर उसको चेचक के दाग नजर आ गए। तो उसने कह दिया कि नहीं मैं तो शादी नहीं करूं इससे। अरे यार ये तो बड़ी संकट हो गया यार, अब ऐसे कोई होता है क्या एकदम से आप एंड टाइम पे मना कर दो कि शादी नहीं करूं। तो मैंने कहा ठीक है मैं शादी कर लूंगा। उसके पिता से बोला वो कि ठीक है मैं शादी कर लूंगा, लेकिन मेरे को पैसे चाहिए 5,000 रुपए, तब शादी करूंगा मैं। देखिए आप, ब्लैकमेलिंग गलत चीज है, ये समाज की एक कुरीति है, जिसकी तरफ इस कहानी के माध्यम से लेखक ने अपना, हमारा सबका ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश की है। उसने कहा कि 5,000 रुपए दोगे मेरे को तब मैं शादी करूंगा इस लड़की से, नहीं तो मैं बारात लेके वापस जा रहा हूँ। अब लड़की का पिता बड़े संकट में, वो हाथ जोड़े पैर पकड़े दूल्हे के कि भाई कर ले शादी, मैं बाद में कर दूंगा तेरी। नहीं मैं तो नहीं करूं, मेरे को तो 5,000 रुपए चाहिए तभी मैं शादी करूंगा। अब नंबरदार के पास तो कोई कमी थी नहीं पैसे की, वो गया अंदर लाया 5,000 रुपए, और ला करके उसने उस दूल्हे को दे दिए, और दूल्हा बड़ा खुश हो गया। अब दूल्हे को भोली की शक्ल की कमी तो नजर आ गई, लेकिन अपना लंगड़ापन नजर नहीं आया उसको। और उसके एक दोस्त ने कहा भी था कि यार देख कोई बात नहीं है, अगर इसकी शक्ल ऐसी है तो क्या हो गया, और तू भी तो कोई कम है क्या, तू ये देख तू भी तो लंगड़ा है, और तेरी उम्र कितनी ज्यादा है इस लड़की से, तू तो इसके पिता के बराबर है, और तेरे तो बच्चे भी हैं ऑलरेडी, और कोई बात नहीं, अब इसके हैं तो क्या हो गया, तू भी कौन सा इतना अच्छा है, कर ले शादी। नहीं नहीं मैं तो 5,000 रुपए मिलेंगे मेरे को जब भी शादी करूंगा मैं। लालची था वो व्यक्ति। तो नहीं, तब से ही नहीं है, दहेज की प्रथा तो पहले से ही चली आ रही है, काफी पहले से है दहेज का तो सिस्टम, बताऊंगा मैं कभी, चर्चा करूंगा इसके ऊपर में। हाँ अब तो 5,000 के 5,000 कुछ भी नहीं है, लेकिन एक जमाने में 5,000 रुपए बहुत होते थे। एक जमाने में 5,000 रुपए बहुत होते थे, ये शायद उस जमाने की बात है जब 500 रुपए तोला सोना होता था। आज तो सोना 50,000 रुपए से ऊपर है। एक जमाना होता था जब 100, 200, 300 रुपए का भाव था सोने का, किलो नहीं तोला 10 ग्राम। और आज तो सोना 50,000 से ऊपर का भाव है। एक जमाना था जब, मैंने शायद आपको बताई भी थी ये बात, जब
शक्कर का भाव 1 रुपए किलो हुआ करता था, आज तो 40 रुपए किलो का भाव है। एक जमाना होता था जब 4-5 रुपए में जाते थे तो थैला भर के सब्जी ले आते थे। आज तो 4-5 रुपए में कोई सुंगाए भी नहीं, सब्जी दिखाए भी नहीं आज तो। 4-5 रुपए में तो क्या बात, आप आपको मैं 5 रुपए दूं, कहूं कि जाओ सब्जी ले आओ 5 रुपए की, तो आप कहोगे मजाक कर रहे हो सर आप, 5 रुपए की क्या सब्जी लाऊंगा मैं, है। पर एक जमाना होता था, वास्तव मुझे याद है अच्छे तरीके से, मैं 2 रुपए 3 रुपए में इतनी सब्जी ले आता था, ढेर सारी। समय था, उस समय 5,000 रुपए की भी कीमत थी। तो उस लड़की, उसके पिताजी ने लाके 5,000 रुपए दिए। अब वो तैयार हो गया साहब, कौन? बिशंबर दयाल। मैंने कहा ठीक है, लाओ लाओ माला दो मेरे बिशंबर को। नाथ। हाँ, बिशंबर नाथ है या दयाल है, जो भी है। मैंने कहा लाओ मेरे को माला दो, मैं फटाफट से डालता हूँ माला। तो उसने माला दी उसको, और उसने जैसे ही माला डालने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो भोली को आ गया गुस्सा, और भोली ने अपने हाथ से ऐसे करके उस माला को फेंक दिया उसके हाथ से। अब इतने लोग वहां बैठे हुए, सबने देखा यार ये क्या हो गया। और भोली ने फिर क्या किया, अपना घूंघट हटा दिया। अब भोली की आंखों में ना शर्म ना डर, तो देखे जा रही अपने उस दूल्हे को, तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन जो होने वाला दूल्हा था उसको देखे जा रही। और बड़ा गुस्सा उसको आ गया, उसको बड़ा गुस्सा आ गया, यार मेरे पिताजी की ऐसे बेइज्जती कर दी, मेरे पिताजी ने अपनी पगड़ी उतार करके अब इसके पैरों में रख दी, लेकिन ये इतना लालची आदमी है कि पैसे के आगे ये कुछ सोच ही नहीं रहा। तो उसने फिर कहा, पिताजी आप ऐसा करो, ये पैसे वापस ले लो अपने। और बिल्कुल स्पष्ट, अब उसकी आवाज में ना कोई हकलाहट ना कोई कुछ, पहले वो हकलाती थी, अब उसकी आवाज में ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल क्लियर वो बोल रही है। उन्होंने कहा पिताजी ये पैसे वापस ले लो आप, मैं इस आदमी से शादी नहीं करूंगी, ये आदमी है कसाई है, पैसे का लालची आदमी है, इसका क्या भरोसा, मैं इसे शादी नहीं करूंगी। रामलाल तो एकदम भौचक्का रह गया, सारे के सारे जितने भी मेहमान थे, गेस्ट थे, रिलेटिव थे, सारे के सारे भौचक्के रह गए। रामलाल चिल्लाया, बेटी तू क्या कर रही है, पागल हो गई है क्या? उसने कहा पिताजी मैं नहीं करूंगी इससे शादी। अरे बेटी थोड़ी हमारी इज्जत की तो चिंता कर, हमारी इज्जत खराब हो जाएगी। उसने कहा कोई इज्जत खराब नहीं होती, ऐसे ऐसे लालची भेड़ियों के साथ शादी नहीं करूंगी मैं, इस भेड़िए के साथ। बेटा तू करेगी क्या? उन्होंने कहा मैं करूंगी क्या, मैं सब कर लूंगी, और मैं जो है हमारे इस गांव में जो स्कूल है इसमें पढ़ाऊंगी, और मैं आपकी सेवा करूंगी। और वहीं पर उसकी टीचर भी खड़ी हुई थी, बोली की। उस टीचर को बड़ी खुशी हुई, उसकी शादी टूट गई इसलिए खुशी नहीं हुई, बल्कि इसलिए खुशी हुई कि उसने इस बच्ची को इतना पढ़ाया लिखाया समझाया, आज उसको इस लायक बना दिया कि ये लड़की आज समाज की बुराइयों से भी लड़ने के लिए तैयार है, और दहेज के ऐसे लोभी व्यक्ति को इसने शादी करने से मना कर दिया। ये बड़ी हिम्मत का काम होता है। अब वो उसकी बारात को भगा दिया उसने, लड़की ने वहां से, दूल्हे जो था बिशंबर नाथ था, दयाल था, जो भी है, भगा भगू दिया उसको यहाँ से, भाई यहाँ से, आया शादी करने मेरे से, नालायक कहीं का, भाग गया यहाँ से। उसको भगा दिया, और सब चले गए गेस्ट वगैरह। और बताइए, आप बताइए जरा, वो लड़की ने सही किया या गलत किया, बताइए आप जरा। सही किया तो सर, अपने लिए स्टैंड लिया है। सही किया ना, ऐसे आदमी का ये इलाज होता है। ओके, थैंक यू वेरी मच। और आज तो मैंने इस स्टोरी के बारे में आपको बताया, कल अपन इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।